एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किस एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं? तो जैसे कि अभी तुरंत हम बताएं, वो है महान्यायवादी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह संसद में लगातार कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है? तो वो अगर लगातार 2 महीने तक अनुपस्थित रहता है दोस्तों, तो उसको अनुपस्थित घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद है राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं ये आप सब लोग जानते हैं कि जैसे हैं 250 जो सदस्य होते हैं टोटल, जिनमें 12 सदस्य जो होते हैं दोस्त वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक, उसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ मेरे है हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल कितने कार्यकाल होता है? 2 वर्ष में एक बार समाप्त होता है? बिल्कुल नहीं। तो ये बिल्कुल ही समाप्त नहीं होता है। आपको जैसे पता होगा राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको पता होगा आर्टिकल 83 के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एक अस्थायी सदन होता है तथा इसका जो सदस्यों का कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 साल का होता है, याद रखिएगा। तथा जो 1/3 सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ जैसे ही चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे देख सकते हैं मेरा जो है, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं हो सकता है? तो वो किसका नहीं हो सकता है दोस्त? तो वो हो सकता है यहाँ पे हमारा राज्यसभा का। जैसे कि अभी देखें राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो होगा उपराष्ट्रपति, जैसे कि अभी हम लोगों ने बताया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? धन विधेयक के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा से होती है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो जो धन विधेयक की जो शुरुआत होती है, ऐसे तो विधेयक कोई भी सदन में प्रस्तुत हो सकता है, लेकिन एकमात्र ये जो धन विधेयक है उसका शुरुआत हमेशा से ही केवल और केवल लोकसभा से ही हो सकता है, वो किसी दूसरे सदन में नहीं प्रस्तुत किया जा सकता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा यहाँ पे कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है? तो जैसे कि यही बताएं केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा दोस्त यहाँ पे है कि लेखानुदान जो है वो बना हुआ है, तो इसको जो क्या बोलते हैं लेखानुदान को दोस्तों? तो वो बना हुआ है केवल बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु बनाया गया है लेखानुदान। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है मेरा कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो जैसे आप लोग सब लोग जानते होंगे कि जो लोक लेखा समिति का रिपोर्ट होता है दोस्तों वो लोकसभा स्पीकर को अपना रिपोर्ट पब्लिश करता है। और कि लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हम बात जानने चाहें तो लोक लेखा समिति में दोस्त टोटल का टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा का 15 सदस्य होते हैं तथा 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। जो ये बनाया गया है इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि जो भी व्यय हो रहा है अगर कि वो नाजायज़ खर्चा हो रहा है यानी कि दुरुपयोग हो रहा है तो इस बात को वो जाकर संसद के सामने ये बता सकता है। तो ये टोटल ये क्लास मेरा जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी क्लास 1 में हम लोग कर चुके हैं, इसलिए ये 31 नंबर क्वेश्चन नंबर है। तो इसमें जैसे ही देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो जैसे कि आप लोग देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दोस्तों वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 था दोस्तों, उसमें ये बदलाव किया गया था कि जो कोर्ट मार्शल आर्ट होता है यानी डिफेंस में किसी सैनिक को कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसको कोर्ट मार्शल होता है, तो कोर्ट मार्शल को भी हम सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दे सकते हैं। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह अगर नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा क्या है कि राज्य सरकार का कार्यकारी संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है दोस्त राज्यपाल होता है। राज्यपाल का वर्णन आर्टिकल 154 में मिलता है, जिसमें बताया है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पर आप जैसा देख सकते हैं मेरा सवाल है
कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है। तो आपको अच्छे से पता है कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को देता है, तथा जो उच्च न्यायालय की रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट एज दोस्तों, वो होता है 62 साल। तो देख सकते हैं ये सवाल कितनी बार पूछा गया है। उसी तरह अगर कि हम नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारत में चलित न्यायालय यानी मोबाइल कोर्ट का मानस पुत्र है, यानी किसने शुरुआत किया था। तो वो शुरुआत किया था दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा है यहाँ पे कि भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो यहाँ पे मेरा राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया है। तो वो बताया गया है दोस्तों आर्टिकल 352 ईस्वी में। अगर कि इसके बारे में अगर कि हम कुछ और जानना चाहें तो जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, जो आर्टिकल 352 है, भारत में अगर के आंतरिक अशांति हो जाती है तो उसको राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, ठीक है। और उसी तरह अगर के आर्टिकल 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब कोई भी राज्य अपना जो कार्यभार हो संविधान के थ्रू नहीं चला रहा होगा। तो 352 समझ लिए, 356 समझ लीजिए, और एक जो आता है दोस्तों वो आता है 360। तो 360 में जो समाधान किया गया है कि भारत में कोई भी अगर वित्तीय संकट आता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, यानी वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे जैसे ही देखिएगा, तो नेक्स्ट सवाल है दोस्तों मेरा क्वेश्चन नंबर 36 कि केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिका के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी। तो जैसे कि आपको पता होगा ये 21 वर्ष से घटाकर दोस्तों 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ हम चलेंगे। इसमें कुछ समझने का नहीं है, बाकी सब तो दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। अभी देखें हम लोग 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल मेरा यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितनी है। तो जो 8वीं भाषा, जैसे ऑप्शन देख सकते हैं 16, 17, 18 और 20। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें होगा 18। जैसे कि आपको पता होगा जो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था दोस्तों, उससे पहले जो भाषाओं की संख्या थी 18 थी, और इसके बाद यानी कि 92वां संविधान संशोधन के बाद इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे 18 होगा, क्योंकि ऑप्शन में मेरा 22 नहीं दिया गया है, ठीक। इसी तरह अगर के नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट सवाल यहाँ पे है CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 ईस्वी में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली को सुझाव दिया था। यानी कि त्रिस्तरीय प्रणाली के बारे में हमको बात करने को बोल रहा है, तो हो जाएगा मेरा बलवंतराय मेहता समिति, ठीक। उसी तरह अगर के अगला सवाल को देखते हैं दोस्तों, तो अगला सवाल क्या है मेरा, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शन देख सकते हैं त्वरित निर्णय, बिल्कुल किसी भी सरकार के लिए निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है, लचीलापन भी बहुत ज़रूरी है, और कानून के एकरूपता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो पूछ रहे हमारा कौन सा नहीं है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। तो मेरा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे सही हो जाएगा।